वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी और ग्रुप सी के पेपर आपके 17 और 18 दिसंबर को लगे, इसलिए आपको अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट लगाकर जाने हैं और अच्छे आपको प्रैक्टिस सेट लगा के जाने हैं। तो हिंदी का आज हमको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, इससे आपको मालूम चलेगा कि आपकी हिंदी कितनी तैयार हो गई है। क्या आप एग्जाम के लिए तैयार हैं? क्या आप इन 25 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? वर्तनी से क्वेश्चन आपके स्टेनो ड्राइवर में पूछे गए, इसलिए वर्तनी को बढ़िया से पढ़कर जाइएगा। सारे क्वेश्चन आपको पिछले साल के पेपर से और इस बार जो आपका पेपर हुआ है उन्हीं का एनालिसिस करने के बाद ये आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऋषि सही लिखा है, संध्या सही लिखी है, संस्कार सही लिखा है, लेकिन रात्रि गलत लिखी है। रात्रि कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे। इसने जो त्रा है वो बड़ा कर दिया है, तो रात्रि में छोटी त्री होती है। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, दुह उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो कहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको कि दुह उपसर्ग नहीं है? देखिए, दुर्गम की बात करेंगे तो दुर्गम में दुह प्लस गम होता है, दुर्गम। दुर्बल इसी प्रकार से बनता है, दुह प्लस बल होता है, यहाँ पर आप विसर्ग संधि है। और दुह प्लस दिन जो होता है वो दुर्दिन। तो दुलारा में दीर्घ संधि है, यहाँ पर विसर्ग संधि भी नहीं है, तो दुह किसी प्रकार से नहीं आएगा। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। अगर आपको देखिए दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो आप तीसरे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। किस समूह में रंग के पर्यायवाची शामिल हैं? तो 4 ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती की गई होगी, एक ना एक चीज को गलत रख करके। तो रंग का मतलब होता है गरीब आदमी, तो गरीब का आप कैसे करेंगे? सही ऑप्शन होगा सी वाला। दरिद्र, कंकाल, निर्धन और अंकिंचन, ये चारों जो पर्याय हैं वो रंग के पर्याय हैं। समझ गए आप? अब गलती कहाँ पर की गई? यहाँ पर देखिए रक्षा रख दिया गया, रंध रख दिया गया, तो ये रंग के तो है नहीं। यहाँ पर धनवान रख दिया गया, तो अगर गरीब धनवान कैसे बन जाएगा? यहाँ पर धन धान लिख दिया गया, तो इस प्रकार से तीनों गलत हो गए। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है, और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। तो सही ऑप्शन होगा प्रति प्लस इच्छा। तो प्रति जो यहां पर होगा वो उपसर्ग होगा, प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा, यहां पर आपका दीर्घ संधि होगी। समझ गए आप? बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। पांचवा क्वेश्चन है, पाश्चात्य शब्द का विलोम आपका बताना है। उपसर्ग से, विलोम से, समानार्थी से क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आपको इसी प्रकार का पेपर कराया जा रहा है। पाश्चात्य मतलब होता है पश्चिमी देशों का, जो पश्चिमी देशों की सिस्टम है उसे कहते हैं पाश्चात्य। तो पश्चिमी देशों का विलोम क्या होगा? सही ऑप्शन होगा पौरस्त्य, सी ऑप्शन सही होगा। इसके और भी नाम है, जैसे इसे पूर्वी भी कहते हैं। पाश्चात्य का विलोमी जो होगा पूर्वी होगा। पौरत्य तो हो ही गया, और इस प्रकार से भी लिखते हैं पौर्वात्य, ये भी लिखते हैं। पौरत्य भी इस प्रकार से लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं, ठीक है। और पूर्वोय भी लिखते हैं। तो जैसा आपको मिल जाता है वैसा सही कर लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन है, आग का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है? तो आग इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनल भी देखिए आग का होता है, पावक भी आग का होता है, कृषाणु भी आग का होता है। व्योम जो होता है ना, व्योम किसका है? आकाश का है। समझ गए? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा कि अनिल किसका पर्यायवाची? अनिल, अनल तो यहां पर लिख दिया ना आग का, तो अनिल लिखिएगा किसका पर्यायवाची है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। सातवां क्वेश्चन है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। जो नपा तुला भोजन करता है मतलब थोड़ा कम भोजन करता है, उसे क्या कहेंगे आप? सही ऑप्शन है मिताहारी कहेंगे। मित मतलब कम, आहार मतलब भोजन करने वाला, तो कम भोजन करने वाले को मिताहारी कहेंगे, ठीक है। मित व्ययी मतलब होता है मित व्यापी, या फिर मित व्ययी मतलब जो कम खर्च करने वाला होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया भोजन को जो कम करता है मिताहारी कहेंगे। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। ये बहुत बार आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ज्यादातर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से लोग गलती कर देते हैं। अब यहां पर लिखा है, यहां ताजे गन्ने का रस बिकता है, तो आप इसे कैसे सही करेंगे? अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, ताजे गन्ने का रस यहां बिकता है, वो गन्ने को ताजा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो भी चीज बेचेगा उसको ताजा रखने का प्रयास करेगा। यहां गन्ने का ताजा रस मिलता है, जो रस है वो ताजा मिल रहा है,
ठीक है, गन्ना ताज़ा नहीं मिल रहा है, ताजे गन्ने का रस जो लोग लिखते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन है अनिधिकृत में संधि विग्रह आपको बताना है, कैसे करेंगे। अच्छा, ये वाला जो पद है इसको आ जाता है कि शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, तो शुद्ध रूप में इसी प्रकार से लिखा जाता है। अशुद्ध में अना इस प्रकार से लिख देता है, अनाधिकृत लिख देता है, तो गलत है। यहाँ पर ना जो है वो छोटा ही रहता है, तो यहाँ पर अगर ना छोटा रहेगा और संधि की बात करेगा तो सही ऑप्शन है बी वाला। इस प्रकार से ना को आधा कर देंगे, फिर अधिकृत और दीर्घ संधि के बाद जो है ये जुड़ जाएंगे आपस में। सही ऑप्शन होगा बी वाला। 10वां क्वेश्चन है कम बोलने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। जो कम बोलता हो, अभी देखिए जो कम खर्च करता हो उसे कहते हैं मितव्ययी, जो कम खाता हो मित आहारी, और कम बोलने वाला मितभाषी। इस प्रकार आपको समझना है। जो ज़्यादा बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। तो सही ऑप्शन पहला वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है। तो अनुग्रह का विलोम आपको बताना है। देखिए अनुग्रह मतलब होता क्या है, अनुग्रह मतलब कृपा, कि आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए, अनुग्रह बनाए रखिए। तो विलोम क्या होगा, विग्रह, अलग हो जाना, उस पर कृपा हटा लेना, मतलब कि विग्रह हो जाना उससे, तो अनुग्रह का विग्रह होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है रचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, नहीं आ रहे तो हिंदी अच्छे से पढ़िए। रचना के दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। कौन कौन से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक में कर्म लगा होता है, जैसे राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है, फल खाता है, फल जो आ गया वो कर्म में आ गया, तो राम फल खाता है, ये सकर्मक हो गई। अकर्मक की बात करेंगे, राधा रोती है, तो अगर राधा रोती है तो इसमें कोई कर्म तो आया नहीं, राधा क्या रोती है, तो कोई कर्म की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो यह अकर्मक हो गया। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से क्रियाएं होती हैं रचना के दृष्टिकोण से। मना प्लस रमा में संधि करने पर जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। ठीक है, मना प्लस रमा करेंगे तो मनोरमा बनेगा। तो अगर मनोरमा बन रहा है और यहां पर विसर्ग आ रहा है तो आप समझ जाइए कि विसर्ग संधि होगी। एक बार मनोरमा पूछता तो कुछ लोग गलत हो जाता, लेकिन जब इसने विसर्ग आपको दिखाई दिया है इसका मतलब विसर्ग संधि होगी। 14 नंबर क्वेश्चन है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी ढंग से बन रहे हैं, आप देख सकते होंगे। जिसके हृदय पर आघात हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, सही ऑप्शन होगा मार्माहत। बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, मतलब मर्म पर आहत, हृदय पर आहत, उसे कहते हैं मर्माहत। ठीक है, सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है मृत्यु प्लस उपरांत का संधि के लिए एक शब्द निर्मित क्या होगा। तो अगर मृत्यु प्लस उपरांत लिखेंगे तो कैसे बनेगा, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, मृत्यु उपरांत। समझ गए, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो कामायनी सबसे पहले आपको मालूम चाहिए किसका ग्रंथ है, जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, अब ये कैसा आपका ग्रंथ है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये महाकाव्य है, याद रखिएगा। यहां पर देखिए आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि चंपू काव्य क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखने का प्रयास करिएगा, या फिर आप लोग देख ही लीजिए। चंपू काव्य जो काव्य वे काव्य होते हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं। ठीक है, जैसे उसमें गे वाले भी पद होंगे और पढ़ने वाले भी पद होंगे। पद्य और गद्य दोनों एक साथ मिश्रण वाले काव्य जो होते हैं वो चंपू काव्य कहलाते हैं। कई बार आपसे पूछ लेता है कि प्रथम हिंदी का चंपू काव्य कौन था, तो यशोधरा को याद रखिएगा, यशोधरा इस प्रकार से लिखेंगे। यशोधरा किसकी थी, मैथिली शरण गुप्त की थी, तो यशोधरा को याद रखिएगा। प्रथम हिंदी का चंपू काव्य था जिसमें गद्य और पद दोनों में लिखे गए थे। 17 नंबर क्वेश्चन है भक्ति का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो भक्ति का अर्थ नहीं है इसमें से, तो सेवा, पूजा, श्रद्धा ये तीनों अर्थ हैं। कविता अर्थ नहीं है, सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। आंख का नीर ढल जाना, बताइए आंख का नीर ढल गया इसका मतलब क्या है कि वह निर्लज्ज हो गया, उसके अंदर कोई भी दया नहीं है, कोई भी लज्जा नहीं है, उसकी आंख का नीर जो है वो ढल गया, ऐसा लोग कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है तत्सम से तद्भव बनने वाला सही युग्म आपको पहचानना है। तत्सम मतलब संस्कृत का, तद्भव मतलब हिंदी का।
तत्सम मतलब उसके समान, तद्भव मतलब उससे उत्पन्न हुआ, संस्कृत से उत्पन्न हुआ। तो जो युग्म सही है उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला, घट घड़ा। घट जो है वो संस्कृत का शब्द है और घड़ा हिंदी का शब्द है। अगर हम दूसरे की बात करेंगे, रक्षा का जो होता है वो राखी होता है, ठीक है, राखी जो होता है वो तत्सम होता है रक्षा का। धनिया की बात करेंगे तो धान्या होता है, धनिका होता है, धनिया का धनिका होता है, ठीक है। और बड़ी का वृत्तक कहते हैं, बड़ी को वृत्तक कहते हैं और धनिया को धनिका कहते हैं। तो ये तीनों गलत हैं, पहला वाला ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिश्राप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा आपको बताना है। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा, संज्ञा कई प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो इसमें आपको बताना है बुढ़ापा किस प्रकार की है। तो बुढ़ापा एक प्रकार का भाव है, दशा को डिनोट करती है। बुढ़ापा हो गया, मोटापा हो गया, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों या खंडों को जोड़ते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं। तो जो दो वाक्यों खंडों को जोड़ते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब समुच्चय बोधक मतलब कि कंजक्शन वाले, जैसे वहां पर और लगा हो तो इस प्रकार से जोड़ देते हैं बीचों में कंजक्शन से। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो सूरज निकला अलग है वाक्य और पक्षी बोलने लगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो आपके अविकारी समुच्चय बोधक कहलाएंगे। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। अब देखिए 22 से लेकर 25 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके गद्यांश से क्वेश्चन आएंगे। गद्यांश से क्वेश्चन अभी भी आपके स्टेनो और ड्राइवर में पूछे गए हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया, अनुशासन का अर्थ है नियमों और विधियों का पालन करना। अनुशासन की कसौटी है स्वशासन और बिना किसी दबाव या भय के सहज रूप से नियमों का पालन करना। जिस व्यक्ति का परिवार, समाज या देश अनुशासित होता है वो प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों के व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। वह आत्म संयम से यह समझता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता है। समाज और राज्य नियमों का, स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासित व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करता है। फलतः अनुशासन उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। तो ये चीज़ अनुशासन के बारे में ये पूरे पैराग्राफ में चर्चा की गई है। अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है, यहाँ पर लिखा गया है। तो अनुशासन का वास्तविक अर्थ है नियमों और विधियों का पालन करना। ये कहाँ पर लिखा गया है, ऊपर आपको लेकर के चलते हैं। नियमों और विधियों का पालन करना, तो पहला वाला यहाँ पर छुपा हुआ है। अब दूसरे वाले में पूछा गया है, आत्म संयम से आशय है। आत्म संयम से आशय है करने और ना करने योग्य कार्यों का ज्ञान। आत्म संयम मतलब अपने ऊपर नियंत्रण। तो ऐसा यहाँ पर लिखा गया, करने और ना करने का योग्य जो ज्ञान है आपके अंदर आ जाता है, तो उसी को कहते हैं आत्म संयम। समझ गए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर छुपा गया है। इसके बाद देखिए, अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है। किसकी ओर प्रेरित करता है, लोक मंगल की ओर। सही ऑप्शन होगा पहला वाला आसन। अनुशासन किसको प्रेरित करता है, लोक मंगल की ओर प्रेरित करता है। सही ऑप्शन होगा लोक मंगल, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखा गया, अनुशासन की कसौटी क्या है। अनुशासन की कसौटी है स्वशासन, अपने ऊपर शासन। क्या सही है क्या गलत है ये आपको चूज करना है। फलतः अनुशासन जो है स्वभाव का अंग बन जाता है। समझ गए आप। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, लास्ट वाला, स्वशासन। तो इस प्रकार से हमारे ये 25 क्वेश्चन हिंदी के हमने आपको कराए और आप इन 25 क्वेश्चन में क्या 22 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। अगर आप 25 में 25 सही कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी हिंदी में बेहतर कमांड है और आपने सारे टॉपिक को पढ़ लिया। अगर आपके 22 बन रहे हैं, इसका मतलब 1-2 दिन का जो आपके पास समय बचा है उस पर आप लोग बेहतर तैयारी करके और भी बेहतर कर लीजिए हिंदी को, क्योंकि इसी प्रकार से हिंदी आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। ग्रुप डी और ग्रुप सी की जो भी तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 1-2 क्वेश्चन मैंने आपसे बीच में पूछे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा है कि अनिल जो है वो किसका पर्यायवाची है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिए। किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। हमने आपको पिछले बार का ग्रुप डी और ग्रुप सी का पेपर कराया है, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। स्टेनो ड्राइवर का पेपर कराया है और कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे चैनल पर पड़ी हैं। आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।